चलो करूं। देखो, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज में। आज की जो अपनी क्लास है वो पशुपालन की दूसरी क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स, या कह सकते हो कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे। जो आपके पशु हैं उन पशुओं के जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछली जो क्लास में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सामान्य इंट्रोडक्शन पढ़ा था। एक बार फिर से देख लेते हैं। बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। एनिमल हस्बेंड्री, तो एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। अंग्रेजी का। किसका है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है द मैनेजमेंट ऑफ ए डोमेस्टिक अफेयर, या हिंदी में बोले तो क्या कह सकते हैं, पालतू पालतू पशुओं की देखभाल करना। क्या करना। पालतू पशुओं की देखभाल करना। ठीक है। फिर बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा की अगर बात करें, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। किसकी ब्रांच है, किसकी शाखा है ये। एग्रीकल्चर की शाखा है। किसकी है। एग्रीकल्चर की, जो डील करती है किस किस में। फीडिंग। फीडिंग का मतलब क्या खिला रहे हैं हम। ठीक है। दूसरा केयरिंग, किस प्रकार हम इनका प्रबंधन कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, या कह सकते हो देखभाल कर रहे हैं। दूसरा आता है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग को हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। पशुओं में किस प्रकार हमें प्रजनन करवाना है। क्या करवाना है, प्रजनन। ठीक है। क्लियर। उसके साथ ये क्या करता है, डील करता है। और कौन से पशुओं में, डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, क्या होता है अनूप। डोमेस्टिक का पालतू पशु। क्या होता है, पालतू पशुओं में। पालतू पशुओं में किसके साथ डील कर रहा है, फीडिंग, केयरिंग और ब्रीडिंग का। ठीक है। क्लियर। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य। उद्देश्य क्या है इसकी, क्यों करते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री का, क्या उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब क्या पर्पज है अपना। तो पर्पज क्या है बेटा, दूध उत्पादन लेना, अंडा उत्पादन लेना, मीट उत्पादन लेना। तो हम इसमें क्या करेंगे, दूध, अंडा और मांस उत्पादन को बढ़ाना। उत्पादन को बढ़ाना। दूध, मांस या अंडा उत्पादन को क्या करना, बढ़ाना। क्लियर यहां तक। चलो आगे। फिर नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसकी हिस्ट्री, इतिहास क्या रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत कब हुई थी। 6000 ईसा पूर्व क्या हुई थी, एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत हुई थी। क्या जो पर्पज था मनुष्य का पशुपालन का, तो पर्पज क्या था बेटा, मांस उत्पादन, या कह सकते हो मीट प्राप्त करना। क्या था, मीट। तो इन द बिगनिंग एनिमल्स वेयर reared by humans for the purpose of obtaining meat। ठीक है। मनुष्य के द्वारा मनुष्य के द्वारा पशुओं को पशुओं को पालने का पालने का प्रथम उद्देश्य क्या था बेटा। प्रथम उद्देश्य क्या था, मांस प्राप्ति, या कह सकते हो भोजन प्राप्ति। आज से पहले की अगर बात हम करें तो पहले क्या था, मनुष्य आदि मानव था और किस पे निर्भर था, मांस पे। जानवरों का शिकार करता था, फिर मांस खाता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मांस की कमी होने लग गई तो मनुष्य किस पे डिपेंड होने लग गया, वनस्पतियों। किस पे होने लग गया, वनस्पतियों पे। तो पहला जो इसका मुख्य पर्पज था वो क्या था, भोजन प्राप्ति। और भोजन भी कौन सा, मांस प्राप्त करना। क्या था, मांस प्राप्त करना। ठीक है। फिर बात करते हैं कि सबसे पहले पाला गया पशु कौन सा था। तो कौन सा था, कुत्ता था। कब पाला था, 10,000 ईसा पूर्व या बीसी में। ठीक है। दूसरा था शिप रेयरिंग, या कह सकते हो कि भेड़ पालन कब किया था, तो कब किया था, 8700 बीसी में, या कह सकते हो 8700 ईसा पूर्व क्या किया था बेटा, भेड़ पालन किया था। क्या किया था, भेड़ पालन। क्लियर यहां तक।
ठीक है, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले मनोरंजन के लिए भेड़ के मेमनों का पालन किया था। किसका किया था? भेड़ के मेमनों का। क्लियर यहाँ तक? फिर नेक्स्ट हमने देखा था भैंस पालन कब किया था, तो भैंस पालन कब किया था? 2200 बीसी में। फिर बात करते हैं केटल, केटल बोलते हैं मवेशी को, ठीक है, मवेशी पालन कब किया था? 6000 बीसी में। फिर गोट, गोट की अगर बात करें तो कब किया था? 1700 ईसा पूर्व। कब किया था? 1700 ईसा पूर्व। फिर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पढ़ा था। वर्गीकरण उद्देश्य के आधार पे भी आप वर्गीकरण कर सकते हो, लेकिन सामान्यतः हम किसके आधार पे पढ़ते हैं? आमाशय के आधार पे। किसके आधार पे? आमाशय के। ठीक है, आमाशय के आधार पे देखें तो कितने प्रकार के थे पशु? 3 प्रकार के। रूमिनेंट, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? रोमैंथी पशु। क्या कहते हैं? रोमैंथी पशु। ठीक है, फिर थे नॉन रूमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं? एरोमेंथी। क्या बोलेंगे? एरोमेंथी। इसको क्या बोलते हैं? आभासी रोमैंथी। क्या बोलेंगे? आभासी रोमैंथी। 3 प्रकार के अपने पास पशु आ गए थे। अब कैसे आप इनको पहचानोगे? तो सबसे पहले रोमैंथी की अगर बात करूं तो इनके होफ या कह सकते हो खुर है, वो कितने भागों में बटे होते हैं? 2 भागों में। ये पशु क्या करते हैं? जुगाली। ये क्या करते हैं? जुगाली। इसके अलावा अगर और बात करूं तो जुगाली कौन से करते हैं बेटा? आवासी। आवासी वाले भी क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि इनका आवासी कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में, इनका 4 भागों में। ठीक है, इनका आमाशय एक भाग में बटा रहेगा। ठीक है, वो भी कौन सा है? ओबिज्म। कौन सा होता है? ओबिज्म। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कि इनमें या तो खुर होंगे नहीं, होंगे तो एक भाग में। जैसे घोड़ा है, घोड़े में एक भाग में बटा होता है खुर। ठीक है, बिल्ली है, बिल्ली में क्या होता है? पंजा होता है। कुत्ते में क्या होता है? पंजा होता है ना। तो एक भाग में ही बटा रहता है। क्लियर यहां तक? ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, रूमिनेंट है। रूमिनेंट की मैंने विशेषता बता दी आपको। क्या होंगे? जुगाली करेंगे, खुर 2 भागों में बटे होंगे, आमाशय 4 भागों में। 4 भाग पूछे तो कौन कौन से थे? तो पहला कौन सा था? रूमेन। दूसरा रेक्टिकुलम। तीसरा ओमेजम। चौथा एबोजम। ठीक है, ये 4 भागों में बटा होता है। नॉन रूमिनेंट का एक भाग में। ठीक है, नॉन रूमिनेंट का कितने भाग में बटा रहता है? एक भाग में। कितने में बटा रहता है? एक भाग में। ठीक है, क्लियर यहां तक? फिर बात करते हैं आवासी की। आवासी के कितने भागों में बटा रहता है? 3 भागों में। कौन कौन से? रूमेन, दूसरा रेक्टिकुलम, तीसरा एबोमजम। ठीक है, क्लियर? ये 3 भागों। ओमेजम क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ओमेजम क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्लियर यहां तक? ठीक है, ये 3 भागों में ये क्या होता है? बटा होता है। क्लियर यहां तक? चलो आगे नेक्स्ट देखो। फिर नेक्स्ट की अगर बात करें बेटा, नेक्स्ट आगे देखें, 4 भाग कौन कौन से थे रोमैंथी के? रूमेन, रेक्टिकुलम, ओमेजम, एबोमजम। ठीक है, पहला भाग आता है कौन सा? रूमेन। कौन सा आता है? रूमेन। कौन सा आएगा? रूमेन। अब रूमेन की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा भाग था? पहला भाग था आमाशय का। कौन सा भाग था? पहला। ठीक है, फिर सबसे बड़ा भाग था, कितना परसेंट? 80% है। ये क्या कर रहा था? आमाशय का भाग था, 80% यही बना रहा था। ठीक है, फिर तीसरी अगर बात करूं तो इसका पीएच कितना होता है? 5.8 से 6.8। तीसरी अगर बात करूं टेम्परेचर की तो कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं इसके कार्य की तो पहला कार्य क्या था? किण्वन, फर्मेंटेशन करना। दूसरा क्या था? दूसरा क्या काम करता है? भोजन का संग्रहण। ठीक है, स्टोर ऑफ फूड। क्लियर है यहां तक? फिर दूसरा था अपने पास रेक्टिकुलम। रेक्टिकुलम की स्ट्रक्चर कैसी थी? हनीकॉम जैसी, मधुमक्खी के छाते जैसी। ठीक है, दूसरा क्या है? ये अमाशय का भाग है और कैसा है? सबसे छोटा भाग। कितना परसेंट है? 5%। ठीक है, फिर ये क्या करता है? जो हैवी सब्सिटेंस होते हैं, हैवी सब्सिटेंस का मतलब क्या है? कि जो कंकड़ पत्थर होते हैं भोजन में, उसको क्या करता है बेटा? ये कंकड़ पत्थर को अलग करता है भोजन से। ठीक है, उसके बाद फिर से भोजन कहाँ चला जाएगा? पशु के मुंह में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पशु के। वहां फिर क्या करता है? पशु जुगाली करता है।
तो ये जुगाली करने में क्या करता है, हेल्प करता है, जुगाली करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे ये आमाशय है किसका, रोमेन्थी पशुओं का। सबसे पहला भाग कौन सा है, ये रहा, कौन सा है, रूमेन, कौन सा है, रूमेन। अब जैसे ही पशु क्या करेगा, यहां से भोजन ग्रहण करेगा, सबसे पहले कहां आएगा बेटा, रूमेन में, कहां आएगा, रूमेन में। ठीक है, रूमेन से कहां जाएगा, रेक्टिकुलम में, किसमें जाएगा, रेक्टिकुलम में। अब रेक्टिकुलम क्या करेगा बेटा, यहां से कंकड़ पत्थरों को अलग कर देगा, और अलग करने के बाद भोजन कहां जाएगा, पशु के मुंह में। यहाँ पशु क्या करेगा, जुगाली करेगा, जुगाली करने के बाद में भोजन वापिस कहां जाएगा, ओमेजम में। अब ओमेजम में क्या होगा, पानी का अवशोषण होगा, ठीक है, या यूटिलाइजेशन होगा, उपयोग होगा। यहां से भोजन कहां चला जाएगा, फिर एबोब्जम में। यहाँ क्या होगा बेटा, भोजन का पाचन होगा, क्या होता है, भोजन, फिर गुद्दा द्वार से क्या निकल जाएगा, भोजन गोबर के रूप में बाहर, जो नहीं पच सका। ठीक है, जो अपशिष्ट है वो किससे, गुद्दा द्वार से बाहर निकल जाएगा। देखो यहां से होते हुए, ये होते हुए, ये गुद्दा द्वार से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए, चलो आगे, चलो। तो हो गया बात अपनी, पहला रूमिनेंट थे, रूमिनेंट में बेटा पहला पार्ट कौन सा था, रूमेन, दूसरा कौन सा था, रेक्टिकुलम, तीसरा कौन सा आता है, ओमेजम। अब इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कैसी होती है, अंडे के जैसी, कैसी होगी, अंडे जैसी। फिर ये थर्ड पार्ट है स्टोमच का, कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट की अगर बात करें कितना परसेंट भाग बनाता है, तो कितना बनाएगा, 6 से 7%, कितना, 6 से 7%। ठीक है, फिर कार्य क्या है इसका, वाटर यूटिलाइजेशन। फिर चौथा भाग कौन सा था, एबोब्जम, इसी को क्या कहते हैं, ट्रू स्टोमच, क्योंकि एक्चुअल में जो पाचन होता है वो किस में होता है बेटा, भोजन का, किस में होगा, एबोजम में। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सत्य आमाशय, सत्य आमाशय कहते हैं, क्या कहेंगे, सत्य आमाशय। फिर आता है ये फाइनल, सबसे लास्ट भाग है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फाइनल या अंतिम भाग, क्या कहेंगे, अंतिम आमाशय कहेंगे, क्या कहेंगे, अंतिम आमाशय। क्लियर। फिर है ये कैसा होता है, ग्रंथिल भाग होता है, ग्रैंडुलर क्या होता है, पार्ट होता है, जिसमें क्या मिलते हैं, डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस का क्या करता है, सेकेरेशन, सेकेरेशन का मतलब क्या करेगा, स्राव करता है। ठीक है, ये सेकेरेशन करेगा। इसके बाद क्या है, भोजन का इसमें क्या होता है, पाचन होता है, भोजन इसमें क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। क्लियर है यहां तक, चलो आगे। फिर नेक्स्ट है नॉन रूमिनेट। तो नॉन रूमिनेट में मैंने बताया था इनका आमाशय एक भाग में बटा होता है, जैसे पिग है, पिग में याद रखो, पिग बोलते हैं सुअर को। सुअर के खुर कितने भागों में बटे होते हैं, 2 भागों में, लेकिन आता किसमें है, नॉन रूमिनेट में, क्योंकि आमाशय में एक ही भाग होता है। ठीक है, फिर आता है केट, डॉग और डंकी। इसके अलावा घोड़ा भी कर सकते हो, घोड़ा भी किसमें आता है, नॉन रूमिनेट। ठीक है, फिर तीसरा अपने पास कौन सा था, सूडो रूमिनेट, कौन सा था, सूडो। इनका आमाशय कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में, बस एक पार्ट है वो क्या रहेगा, अनुपस्थित, कौन सा, ओमेजम। ओमेजम क्या रहेगा इसमें, अनुपस्थित। ठीक है, अब ओमेजम अनुपस्थित रहता है तो वाटर का यूटिलाइजेशन क्या होगा बेटा, कम होगा। इसी कारण ऊंट है वो लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। ठीक है ना, ऊंट क्या रह सकता है, बिना पानी। तो एग्जाम्पल क्या लिख दोगे इसमें, ऊंट, क्या आएगा एग्जाम्पल, ऊंट। क्लियर है यहां तक, समझ गए बात को, चलो आगे, चलो। फिर नेक्स्ट आया, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, कौन कौन से इसमें भाग होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो 2 प्रकार का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, एक तो मेल और एक है फीमेल। ठीक है, तो जनन तंत्र हम पढ़ेंगे, जनन तंत्र, और जनन तंत्र किसमें पढ़ेंगे, पशुओं में, किसमें पढ़ेंगे, पशुओं में। होता लगभग मनुष्य के जैसा ही इनका, वही वर्षण, टेस्टिस इसमें मिलेंगे। ठीक है, इंस मिलेगा, वो सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, देखो नर जनन तंत्र की या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो मुख्य ऑर्गन है इसका, या कह सकते हो मुख्य अंग होता है, वो कौन सा होता है, वर्षण, टेस्टिस होता है। क्या होता है, वर्षण या टेस्टिस। अब वर्षण क्यों होता है, क्योंकि बेटा जनन के लिए क्या चाहिए अपने को, युग्मक, क्या चाहिए, युग्मक। अब देखो युग्मक क्या होते हैं, तो युग्मक क्या होंगे बेटा, युग्मक क्या होंगे,
जो क्या करते हो, नई संतति को जन्म देंगे। क्या देंगे? नई संतति को। ठीक है। अब ये युग्मक जो बनेंगे, तो लैंगिक जब जनन होता है, कौन सा जनन? लैंगिक जनन। और पशुओं में कौन सा जनन करवाते हैं हम? लैंगिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएंगे। लैंगिक जनन में युग्मक हमेशा किससे बनेगा? अर्धसूत्री विभाजन से, या इंग्लिश में बोले तो मियोसिस से। किससे बनते हैं? मियोसिस से। ठीक है। अब मियोसिस से ही क्यों बनते हैं, इसका भी कारण है। कारण बताऊं? देखो, मैंने एक ले लिया लैंगिक जनन, एक क्या ले लिया? लैंगिक, जिसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक मैंने ले लिया क्या? अलैंगिक जनन। अब आपको पता है लैंगिक में हमेशा कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। अब अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? हाफ। जैसे 2n है इस कोशिका में, जब इसका विभाजन होगा तो नंबर ऑफ गुणसूत्र क्या हो जाएंगे बेटा? हाफ, n हो जाएंगे। ठीक है ना? क्लियर। अलैंगिक में हमेशा कैसा होगा? समसूत्री। कैसा होगा? समसूत्री। जैसे 2n है, तो इससे जो कोशिका बनेगी वो भी कैसी होगी? 2n। कैसी होगी? 2n। ठीक है, क्लियर। लेकिन अर्धसूत्री में याद रखोगे, दो भागों में होता है अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ठीक है ना? अब दो होने के कारण हमेशा अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेंगी? 4। कितनी बनेंगी? 4। इसमें एक ही होता है, तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेंगी? 2 कोशिका। कितनी बनेंगी? 2। अब देखो, मेरे के कहने का मतलब है कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है, इसका क्या कारण है? तो सबसे पहले देखें हम, लैंगिक जनन है उसमें समसूत्री विभाजन करवा के देखते हैं। कौन सा विभाजन? समसूत्री। अब देखो, मैंने लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें नर और मादा दोनों एक साथ भाग लेंगे। जनन में नर व मादा दोनों भाग लेते हैं। अलैंगिक में क्या होगा? या तो नर लेगा या कौन लेगा? मादा। या तो फीमेल लेगी या क्या कौन लेगा? मेल लेगा। ठीक है। अब देखो, नर की अगर मैं बात, नर और मादा दोनों एक साथ भाग ले रहे हैं। अब यहां मैंने इस नर की एक कोशिका थी, इसी से क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे, गुणसूत्र, सॉरी, शुक्राणु बनेंगे। और इसी से क्या बनेगा? अंडाणु। अब मैंने क्या किया, ये 2n सेल थी, ये 2n सेल थी, यहां क्या करवा दिया? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन करवा दिया? समसूत्री। दोनों में क्या करवा दिया? समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन में क्या होगा बेटा? कि गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? समान। तो यहां 2n है, तो इससे बनने वाली कोशिका में भी कितनी रहेगी? 2n। कितनी रहेगी? 2n। यहां भी कितनी रहेगी? 2n। ठीक है। अब दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बेटा? संतति बनाएंगे। बनाएंगे ना? एम्ब्रियो बनाएंगे, या भ्रूण कह सकते हो, बनाएंगे ना? अब भ्रूण बनाएंगे तो यहाँ 2n है, यहाँ 2n है, तो दोनों से गुणसूत्र आएंगे। तो यहाँ 2n है, तो यहाँ कितने हो जाएगा? 4n। कितना हो गया? 4n। अब हम रिप्रोडक्शन या जनन की परिभाषा को अगर देखें, तो अपने समान क्या उत्पन्न करना? संतति उत्पन्न करना। उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। अब यहाँ देखो, यहाँ इस नर में गुणसूत्र थे 2n, और इसके बच्चे में क्या है? 4n। है ना? 4 हाथ हो गए, 4 पैर हो गए, 2 नाक हो गई, 2 आंखें हो गई ना? बेडोड़ो वो, यही होगा ना? है ना? तो इस कारण यहाँ क्या होगा बेटा? अर्धसूत्री। और यहाँ अगर मैं करवा दूं अलैंगिक में, ठीक है, अलैंगिक में अर्धसूत्री विभाजन करवा दूं, कौन सा करवा दूं? अर्धसूत्री। ठीक है। अर्धसूत्री करवाऊंगा तो ये 2n थी। ठीक है, ये 2n थी, या तो नर लेगा या मादा, इसमें विभाजन होगा, तो नई संतति क्या है अपने पास? n की। इसको क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। कैसी संतति प्राप्त हुई? हैप्लॉइड। अब यहाँ क्या हो गया? एक तो हाथ कम हो गया, एक पैर कम हो गया, एक नाक कम, एक ही नाक है, एक ही आंख है। ऐसा ही है ना? है ना? तो अपने समान संतति नहीं है इसमें, नहीं है ना समान। तो इस कारण यहाँ कैसा होगा? अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ कैसा होगा? समसूत्री। समझ गए मेरी बात को? तो यही क्रिया पशुओं में होगी जब जनन करेंगे। ठीक है। तो जनन करेंगे, जनन से पहले, निषेचन से पहले, या कह सकते हो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा? इसमें शुक्राणु और अंडाणु का क्या होगा? निर्माण। और नर में जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो किसमें होता है बेटा? वर्षण में। किसमें होगा? वर्षण में। ठीक है। तो प्राथमिक जो अंग होता है वो कौन सा होगा? वर्षण। ठीक है। प्राथमिक या प्राइमरी ऑर्गन होगा वो कौन सा होगा?
वर्षण। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग कौन सा है, तो कौन सा है, टेस्टिस या कह सकते हो वर्षण। ठीक है, अब इस वर्षण में एक हार्मोन का स्रावण होता है, ये भी पूछा है, कौन से हार्मोन का होता है, टेस्टेरोन। कौन से का होता है, टेस्टेरोन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो देखो देखो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहला आता है टेस्टिस। यहाँ किसका निर्माण होगा बेटा, शुक्राणु का। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का होता है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वृषण। ठीक है, फिर सेकेंडरी ऑर्गन्स में कौन कौन से हैं, अगर टेस्टिस देखना चाहो तो ये क्या है बेटा, टेस्टिस है। क्या है, टेस्टिस। ठीक है, एक पेयर होते हैं, कितने होते हैं, एक पेयर। ठीक है ना, जैसे आपकी गाय है, भैंस है, दोनों में क्या होते हैं, एक एक पेयर। एक एक पेयर का मतलब है एक जोड़ी, या संख्या पूछे तो कितने होंगे, दो। कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके हैं वो कौन से आएंगे बेटा, सेकेंडरी, जैसे एपिडिडिमिस। ठीक है, फिर वाश डिफरेंस, फिर यूरेथ्रा, फिर पेनिस। ठीक है, पेनिस क्या करेगा, शुक्राणुओं को पहुंचाने का काम करता है, किसमें, मादा के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। किसमें, मादा के रिप्रोडक्टिव। और कहां छोड़ता है, देखो मिड सर्विक्स में हम क्या करते हैं, शुक्राणुओं को छोड़ते हैं। ठीक है ना, क्लियर। कृत्रिम रूप से आप अगर इसमें इंसेमिनेशन करवा रहे हो, या कह सकते हो कि गर्भ धारण करवा रहे हो, तो हम किस में छोड़ते हैं, मध्य गिरवा या मिड सर्विक्स में छोड़ते हैं। क्लियर यहां तक, चलो आगे। चलो फिर आते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। कौन से आते हैं, एसेसरी, सहायक अंग कौन से, सहायक कौन कौन से हैं, सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ये क्या होते हैं बेटा, एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। ये तो था बेटा किसका, मेल का। समझ गए बात को, मेल को डायग्राम बता दिया आपको। फिर बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, किसकी, फीमेल। अब इसमें जो मुख्य होगा वो कौन सा होगा, ओवेरी। ओवेरी में किसका निर्माण होगा, अंडाणु का, या इंग्लिश में कहो तो एग बनता है। कौन सा बनता है, एग। अंडाणु बनेगा या क्या बनेगा, एग बनता है। ठीक है, यही अंडा और शुक्राणु आपस में निषेचन करके क्या बनाते हैं बेटा, संतति बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संतति। ठीक है, क्या बनाते हैं, संतति बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो आगे। फिर सेकेंडरी ऑर्गन अगर आपसे पूछे तो सेकेंडरी कौन से हैं, ओविडक्ट जिसको डिंब वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिंब वाहिनी। यूट्रस जिसको हम क्या कहेंगे, फिर सिर्वेक्स गर्भाशय गिरवा, फिर वेजाइना योनि, और वोल्व क्या कहेंगे, भग। क्या कहेंगे, भग कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ये सभी क्या है बेटा, सेकेंडरी है। कौन से हैं, सेकेंडरी। क्लियर यहां तक, चलो। फिर आता है पशु प्रजनन। कौन सा आता है, पशु प्रजनन। ठीक है, पशु प्रजनन, एनिमल ब्रीडिंग की अगर बात करें तो ब्रीडिंग कितने प्रकार की होती है पशुओं में, कौन कौन सी, ये तो मेथड हो गए, ब्रीडिंग बताई थी दो, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। दो प्रकार की होती है, एक तो इन ब्रीडिंग, एक आउट ब्रीडिंग। एक कौन सी होती है, आउट ब्रीडिंग। ठीक है, अंतः प्रजनन बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, दूरस्थ प्रजनन। अब देखो, इनका मतलब पास पास, इनका मतलब पास पास। अब पास पास का मतलब क्या है बेटा, कि जब सेम समान पीढ़ियों के बीच में क्या होगा, संकरण, या कह सकते हो रिलेटिव जनरेशन के बीच में क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, उसको हम क्या कह देंगे, इन ब्रीडिंग। क्या कहेंगे, इन ब्रीडिंग। ठीक है, अलग अलग हम जनरेशन के बीच में हम क्या करवा रहे हैं, ब्रीडिंग करवा रहे हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, आउट ब्रीडिंग। क्या कहेंगे, आउट। जैसे एग्जांपल लूं मैंने करवा दिया, एक तो पिता और पुत्री के बीच में क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। ठीक है, दूसरा मैंने करवा दिया चाचा और भतीजी के साथ। किसके साथ, भतीजी के साथ। इसको हम क्या कहेंगे, इनब्रीडिंग।
आउटब्रीडिंग किसको कहेंगे? जब मैं क्या करवा दूं, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में, सेम स्पीशीज के बीच में करवा रहा हूं तो इनब्रीडिंग, अलग अलग स्पीशीज के बीच में करवा दूंगा तो वो क्या हो जाएगी? आउटब्रीडिंग। या अलग अलग जनरेशन के बीच में करवाता हूं तो वो क्या हो जाएगी? आउटब्रीडिंग होती है ना। जैसे सीधा सा एग्जांपल बताऊं, शादी ब्याह होती है, कितनी गोतों को छोड़ते हैं? 4 गोतों को। पहले 7 मानते थे, है ना, पहले 7, आजकल 4 गोतों को छोड़ते हैं। तो वो देखो क्या हुआ, कितनी पीढ़ियों को छोड़ दिया? 4 पीढ़ियों को छोड़ दिया। कितने को छोड़ दिया? अगर चले हम पीछे इतिहास में, तो सबका पूर्वज एक ही मिलेगा बेटा, सबका पूर्वज एक ही मिलेगा। ये तो जाति का विभाजन तो कार्य के आधार पे हुआ ना, धर्म जाति का विभाजन, ये काम करेगा, ये उसके अकॉर्डिंग इसका विभाजन हुआ। लेकिन पूर्वज एक ही मिलेगा, सभी का मिलेगा ना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? जनरेशन को छोड़ रहे हैं, 4 जनरेशन को छोड़ते हैं ना, दादा की, दादी की, ठीक है, नानी की, गोत्र को हम क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो इस प्रकार का क्रॉस जो हो रहा है, उस क्रॉस को हम क्या कह सकते हैं? आउटब्रीडिंग। क्या कहेंगे? आउटब्रीडिंग। ठीक है, क्लियर। अब इनका अलग अलग यूज हो सकता है, जैसे ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं, कोई नस्ल सुधार करना है तो इसका क्या कर सकते हैं? आउटब्रीडिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नई कोई स्पीसीज बनानी है, नई स्पीसीज, जैसे खच्चर था आपका, किस किस का क्रॉस था? घोड़े का और गधे का। तो वो कैसी होगी? आउटब्रीडिंग। कैसी होगी? आउटब्रीडिंग। समझ गए बात को? चलो आगे फिर बात करते हैं, ब्रीडिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, किस प्रकार से हम ब्रीडिंग करवा सकते हैं। तो ब्रीडिंग के अगर मेथड की हम बात करें, तो मेथड कौन कौन से, कितने प्रकार के कितने होंगे बेटा? 2। कौन कौन से? आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल। आर्टिफिशियल और नेचुरल। ठीक है, क्लियर। एक तो हो गया आर्टिफिशियल, एक कौन सा हो गया? नेचुरल। दो मेथड थे अपने पास, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल को कह सकते हैं कृत्रिम गर्भाधान, और नेचुरल को क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक। अब पहला बात करता हूं प्राकृतिक की। ठीक है, प्राकृतिक की अगर हम बात करें तो मादा और नर दोनों के बीच में प्राकृतिक रूप से निषेचन करवाना क्या कहलाएगा? प्राकृतिक। ठीक है, और जब हम क्या करेंगे? नर से शुक्राणु प्राप्त करके मादा में डालेंगे, ठीक है, हम डालेंगे, प्राकृतिक रूप से नहीं करवाएंगे, हम डालेंगे, तो उसको हम क्या कर देंगे? कृत्रिम। कृत्रिम रूप से तो डाल रहे हैं। देखा होगा एक डॉक्टर आता है, सुई से लगाता है ना, सुई लगाता है। ठीक है, तो वो क्या है बेटा? कृत्रिम विधि है। ठीक है, अगर गाय को हम किसके पास लेके जा रहे हैं? सांड के पास लेके जा रहे हैं, तो वो कैसी हो गई? प्राकृतिक हो गई ना। तो दो प्रकार से हम क्या करवा सकते हैं? पशुओं में क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हैं, या कह सकते हो आप क्या करवा सकते हो? गर्भधारण करवा सकते हो। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलो तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं, कुछ टर्म्स यूज में लिए जाते हैं, कुछ जानकारियां हमें होनी चाहिए। किसके बारे में? प्रजनन के बारे में। कब हम प्रजनन करवाएंगे? ठीक है, ऐसे नहीं है कि पशु तो गर्भधारण के योग्य नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? उसका गर्भधारण करवा रहे हैं, तो वो गर्भधारण करेगी क्या? नहीं करेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा? पहले कुछ जानकारियां हैं वो जाननी होगी कि कब हमें गर्भधारण करवाना है, कौन सा उपयुक्त समय है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि पशु में पहला गर्भधारण कब करवाएं, फर्स्ट गर्भधारण कब करवाएंगे या कब उसमें ब्रीडिंग करवाएंगे। तो सबसे पहला आता है कि प्रोबर्टी, या कह सकते हो यौनारंभ। हिंदी में क्या बोलते हैं? यौनारंभ। यौनारंभ का क्या होता है? ठीक है, यौनारंभ का मतलब है बेटा कि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो क्या हो जाए? मेच्योर हो जाए। क्या हो जाए? मेच्योर, कह सकते हो परिपक्व हो जाए, या कह सकते हो कि जो मादा है वो क्या हो सके बेटा? गर्भ धारण करने योग्य हो सके, उसमें अंडाणु बनने लगे। ठीक है, अंडाणु नहीं बनता पे, नहीं बनेगा तो मादा क्या नहीं करेगी? गर्भ धारण नहीं करेगी। तो क्या बनने चाहिए? अंडाणु बनने चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। तो देखो, यौनारंभ की अगर बात करें तो टाइम ऑफ प्यूबर्टी की अगर बात करें तो कब गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है? पहली बार। ठीक है, तो टाइम देखें, हाइब्रिड, हाइब्रिड को बोलते हैं संकर। अब संकर का मतलब क्या है बेटा? दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाली प्रजातियों का हम क्या करवा देते हैं? संकरण करवा देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संकर। ठीक है,
जैसे आपकी संकर एक मैंने बताई है बहुत बार भी, फ्रीजवेल नाम है। क्या नाम है? फ्रीजवेल, जिसका सबसे अधिक संकर नस्लों में दूध उत्पादन है। किस किस का संकरण है? साहिवाल, एक एचएफ। ठीक है, साहिवाल का भी दूध उत्पादन क्या होता है देशी नस्लों में सबसे अधिक होता है, और एचएफ का भी क्या होता है बेटा? सबसे अधिक, और फ्रीजवेल का भी सबसे अधिक। याद करो, ऐसे कर लेना, फ्रीजवेल, होलिस्टीन फ्रीजियन से तो क्या ले लिया? फ्रीज, और वेल साहिवाल से क्या लिया है? वेल। तो क्या नाम बन गया? फ्रीजवेल। क्या नाम बना? फ्रीजवेल। ठीक है, तो संकर नस्लों में अगर बात करें प्योबर्टी की, तो कितने दिन का होता है बेटा? 18 से 20 मंथ। कितने का? 18 से 20 मंथ। ठीक है, क्लियर। देसी का, देसी या इसको इंडोजिनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोजिनस। जिनका इंडोजिनस क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका उत्पत्ति स्थान का भारत। गायों की दो नस्लें, एक देसी और एक विदेशी। देसी कौन सी होगी? जिनका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? भारत। और जिनका उत्पत्ति स्थान दूसरा देश है, दूसरे देश है, वो क्या होगी? विदेशी। क्या होंगी? विदेशी। क्लियर। तो देसी गायें हैं, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो कौन कौन सी होगी? साहिवाल कैसी है? फिर आपकी राठी देसी, राजस्थान की जिसको कामधेनु कहते हैं। गिर है, किसकी है? देसी। थार पारकर है, कैसी है? देसी है। कांकरेज कैसी है? जिसके सींग सबसे भारी होते हैं। ठीक है, और सींगों का कैंसर की या हॉर्न कैंसर की समस्या ज्यादा मिलती है इसमें। ठीक है, फिर बात करते हैं देसी गांव में कितना होगा बेटा? देसी गाय में कितना होगा? 36 महीने का। कितने का? 36 महीने का। कितने महीने का? 36। फिर बात करते हैं बफेलो की, बफेलो या भैंस की। किसकी बात करते हैं? भैंस की। भैंस में भी कितना होगा बेटा? 36। दोनों में सेम होगा। देसी में देखो, भैंस भी देसी है, गाय भी देसी है ना। भैंस का उत्पत्ति स्थान भी कहाँ है? भारत है। विश्व में जितनी भी भैंसें मिल रही है ना, सभी का उत्पत्ति स्थान कौन है? भारत है। ठीक है, तो देसी है, देसी है। कितना महीना है? 36 महीना। ठीक है, देसी 36 महीना, भैंस भी देसी, गाय भी देसी, कितना? 36। ठीक है ना, दोनों के बीच में कितने का आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा बोलते हैं ना, है ना। तो देसी, देसी के बीच में कितने का आंकड़ा है? 36 का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है गोट। कितनी क्या आती है? गोट। गोट को क्या कहते हैं हिंदी में? बकरी। अब बकरी की अगर बात करें तो बकरी का बेटा कितना होता है प्यूबर्टी टाइम? 15 से 18 महीने। कितना होता है? 15 से 18 महीने। फिर बात करते हैं सिप। सिप को क्या बोलते हैं? भेड़। भेड़ का कितना होता है? 12 से 15 महीने। कितना होगा? 12 से 15 महीने। ठीक है, समझ गए प्यूबर्टी क्या होती है? कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो मेच्योर कब होंगे, या सीधी सी भाषा में कहें कि पशुओं में अंडाणु बनना कब प्रारंभ होता है। ठीक है, एग, अंडा बनना कब प्रारंभ होता है। ठीक है, तो अंडा बनने लगता है उसको हम क्या कह देते हैं? प्यूबर्टी या यौन आरंभ। क्या कहेंगे? प्यूबर्टी या यौन आरंभ। चलो आगे, फिर देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है एट्रस पीरियड, या इसको क्या कहते हैं? हीट पीरियड। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? मध्यकाल। क्या बोलते हैं? मध्यकाल अवधि। मध्यकाल अवधि, या इसको गर्मी में भी आना बोलते हैं, गर्मी में आना, या इसको क्या कहते हैं हम? पाली में आना। ठीक है, और साधारण भाषा में बोलते हैं ना, बाढ़वा देना की, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम? मध्यकाल अवधि। क्या कहते हैं? मध्यकाल। ठीक है, जब पशु या मादा पशु, जब मादा पशु या फीमेल जो एनिमल्स है वो किसके लिए? सेक्स के लिए क्या होती है? इंटरेस्ट होती है, या कह सकते हो मैथ्यून क्रिया के लिए क्या होती है? इच्छुक होती है। ठीक है, या कह सकते हो नर की तरफ क्या होने लगती है? अट्रैक्ट होने लगती है, आकर्षित होने लगती है। उसको हम क्या कहेंगे? इट्रस पीरियड कहेंगे, या मध्यकाल अवधि कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं टाइम ऑफ इट्रस पीरियड कब आता है। इट्रस पीरियड तो काऊ में कितने दिन, कितने टाइम का होता है बेटा इट्रस? 10 से 24 घंटे का। कितने का होता है?
10 से 24 घंटे का होता है। 10 से 24 घंटे में क्या रहती है, ईट्रस पीरियड। ठीक है। बफेलो भैंस की अगर बात करें तो 12 से 36 घंटे। भेड़ की अगर हम बात करें तो कितना, और गोट बकरी में और केमल में 3 से 5 दिन का। कितने दिन का, 3 से 5 दिन का। क्लियर यहां तक, चलूं आगे। चलो फिर नेक्स्ट आता है बेटा आपका ईट्रस साइकिल। ठीक है, दो ईट्रस पीरियडों के बीच का जो टाइम होता है उसको क्या कहेंगे, ईट्रस साइकिल। या कह सकते हो दो फिजिकल रिएक्शन होता है उसको हम क्या कहेंगे, ईट्रस साइकिल। ठीक है, क्लियर यहां तक, समझ गए बात को। दो मध्यकाल अवधियों के बीच का जो टाइम है, समय है, उसको हम क्या कहेंगे, मध्यकाल चक्कर कहेंगे। क्या कहेंगे, मध्यकाल चक्र। क्या कहते हैं, मध्यकाल चक्र। क्या कहेंगे, मध्यकाल चक्र। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम ऑफ ईट्रस साइकिल। मध्यकाल चक्र का, या सॉरी मध्य चक्र का समय कितना समय होता है। तो अलग अलग पशुओं में क्या होता है बेटा, अलग अलग टाइम होता है। ठीक है, अब 3 में एवरेज अगर याद रखना है तो 3 याद रखना, एक तो गाय, एक भैंस और एक बकरी। तीनों में आप कितने दिन रख सकते हो याद, 21 दिन। कितने रख सकते हो, 21 दिन। ठीक है, वैसे अगर बकरी में याद रखो तो एग्जैक्ट कितना होता है, 18 से 21 दिन का। कितने दिन का होता है। ठीक है, तुक्का लगाना हो ना कि बकरी में याद नहीं है, तो तुक्का कितने का लगा सकते हो, 21 का। ठीक है ना, वैसे मिलेगा 18 से 21 दिन का। ठीक है, क्लियर। फिर एक अलग है बेटा कौन सी, भेड़। भेड़ में कितने होता है, 16.5 दिन का, या 16 से 17 दिन का। 16 से 17 दिन का क्या होता है बेटा, मध्य चक्कर होता है। फिर केमल, ऊंट की अगर बात करें तो कितने दिन का, 23 दिन का। कितने दिन का होगा, 23 दिन का। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। चलो फिर नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है गर्भकाल। कौन सा आता है, गर्भकाल। कि मादा अपने बच्चे को कितने दिन गर्भ में रखती है, सीधी सी भाषा में हम। ठीक है, या मादा के पेट में कितने दिन बच्चा रहता है। ठीक है, या टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो गर्भ धारण से काविंग, काविंग की इसको बोलते हैं, बच्चा देने की क्रिया को, काविंग तक का क्या है, समय है या टाइम है, उसको हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भकाल। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको गर्भकाल, गर्भकाल। ठीक है, अब गर्भकाल अलग अलग पशुओं का अलग अलग होता है। अलग अलग पशुओं का क्या होगा, अलग अलग। जैसे सबसे पहले बात करूं काऊ की, गाय की अगर मैं बात करूं, गाय का कितना होता है बेटा, 281 दिन का। कुछ बुकों में आपको 282 दिन भी मिलेगा। कितना दिन, 282। लेकिन आपके आरबीएससी में कितना दे रखा है, 281 दिन। ठीक है, पुरानी बुक है आरबीएससी की, उनमें 282 दिन भी दे रखा है। फिर बात करते हैं भैंस की। भैंस की अगर बात करें तो कितने दिन का होता है, 310 दिन का। फिर भेड़ की अगर बात करें, भेड़ का कितना होता है बेटा, 147 दिन का। ठीक है, फिर क्या आ गई अपने पास, बकरी। बकरी की अगर हम बात करें, बकरी का कितना होगा, 151 दिन का। कितने दिन का। फिर बात करते हैं केमल, ऊंट का। ऊंट का कितना होता है, 390 से 410 दिन, है ना। सीधी सी भाषा में हम कह सकते हैं कि एक ऊंट है, वो गर्भ धारण के कितने दिन बाद, 390 से 400 दिन, 10 दिन बाद क्या करता है, ब्याता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हैन, मुर्गी की। अब मुर्गी में बेटा बच्चा उत्पन्न नहीं होता है। क्या नहीं होता, बच्चा उत्पन्न नहीं। मुर्गी में क्या होगा, अंडे से चूजा बाहर निकलेगा, और अंडे से चूजा बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हैचिंग।
क्या कहेंगे? हेचिंग। या हिंदी में बोले तो उस्मायन काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्मायन काल भी, इंक्यूबेशन पीरियड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वो कितने दिन का होता है? 21 दिन का। ठीक है, अंडे रेगुलर देती रहती है, लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? 21 दिन का। अब मुर्गी में अंडे दो प्रकार के मिलेंगे अपने पास, एक फर्टाइल एक नॉन फर्टाइल, दो प्रकार के। फर्टाइल होंगे, उनमें हमेशा क्या निकलेगा बेटा? चूजा। ठीक है, जब नर और मादा दोनों निषेचन करके अंडे देती हैं, ठीक है, उनसे क्या निकलता है? चूजा। और मुर्गी के एक आहार, अगर अंडे देने वाला आहार देते हो ना, जबरदस्ती आहार देके अंडे दिलाओगे, तो उनमें कभी भी क्या नहीं निकलेंगे? चूजे। जैसे हम बोलते हैं ना फार्मी अंडे, एक देशी अंडे, देशी अंडे से क्या निकलता है? चूजा बाहर, क्योंकि वो क्या हुआ है? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से अंडा दिया है। लेकिन फार्मी जो अंडे होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन से क्या नहीं देती मुर्गी? अंडा नहीं देती है। ठीक है, समझ गए बात को? चलो, तो कितने दिन का है मुर्गी में? हैचिंग पीरियड कितना होता है? 21 दिन, या कह सकते हो 21 दिन बाद अंडा है, अंडे से चूजा बाहर आ जाता है। चलो, तो लिख लो। चलो, फिर है मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, सॉरी, मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग की अगर बात करें, ठीक है, तो मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग में कितने प्रकार के, किस प्रकार से हम क्या करते हैं? ब्रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें? मेथड है, कितने मेथड थे अपने पास? दो मेथड मेथड थे। कौन कौन से? नेचुरल ब्रीडिंग, दूसरा तो कौन सा था? आर्टिफिशियल। नेचुरल किसको कहा था हमने? मेल और फीमेल नेचुरली रूप से क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल। या कहते हैं आपस में क्या करेंगे? मैथुनिक क्रिया करते हैं प्राकृतिक रूप से, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक विधि। जब नर से शुक्राणु प्राप्त करके हम क्या करेंगे? पिचकारी पिचकारी के द्वारा हम क्या करेंगे? उसमें शुक्राणु प्रवेश करवाएंगे, उसको हम क्या कह देंगे? आर्टिफिशियल या कृत्रिम निषेचन। ठीक है, तो दो प्रकार के मेथड होते हैं, कौन कौन से? कृत्रिम और प्राकृतिक। ये दो आपके मेथड है, ये कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।